मैंने कसकर उसे मुट्ठी में बांधा हुआ था। उसी के अंदर तो थी वह चीज़ जो मुझे हिम्मत दे रही थी और कुछ कुछ विश्वास भी। मैं बैग रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कहीं वह उसमें मौजूद चीज़ों के बीच घुसकर अपनी मौजूदगी दर्ज करने के इरादे से उन पर ही कोई तिलिस्म ना कर दे। आखिर उसे भी तो जल्दी होगी अपना चमत्कार दिखाने की, जैसे मुझे थी उसका चमत्कार देखने की। यही तो बताया था कि इससे तुरंत चमत्कार हो जाएगा। जब इंसान किसी अनिष्ट घटना को लेकर आशंकित होता है या भय के घेरे उसके इर्द गिर्द लिपटे होते हैं कि कहीं कोई अनिश्चित घटना ना घट जाए, तो तमाम उन चीज़ों को जिन्हें अब तक वह वाहम या अशिक्षित लोगों की तर्कहीन मानसिकता का परिचायक मानता आया होता है, उन्हें एक बार आजमा लेने को आतुर हो उठता है। हालांकि जो घटा है वह अनपेक्षित तो कतई नहीं। आभास तो था, सच कहूँ तो पक्के तौर पर यकीन भी था। बस मेरा ही मन उसे स्वीकारने से डर रहा था और लगातार उस स्थिति को नकारता जा रहा था। वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाती है, बस इसी बात के सच होने का इंतज़ार करता है इंसानी फितरत। यह है कि हम जानते बूझते हुए भी स्थितियों के अपने आप ठीक होने की आशा में जीते रहते हैं, या शायद इस तरह हम अपने को समय देते हैं। लेकिन जब उससे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है, 7 महीने कम नहीं होते पीड़ा के साथ जीते हुए। पीड़ा से अधिक अपमान की आग में जली है वह। आपका पति किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ जाए तो क्या आप अपने अस्तित्व को लेकर आशंका एक नहीं सिर उठाएंगी? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो वह दूसरी स्त्री में सुख ढूंढ रहा है? और दूसरी स्त्री भी कोई अनजान नहीं। आपने उस पर भर भर के विश्वास किया और अपने अतरंग बातें तक शेयर कर डाली। मेरी सबसे प्यारी सहेली रितिका, उसे क्या मेरा ही पति मिला था अपने हुस्न की जलवे दिखाने के और प्रेम करने के लिए? और मेरा पति आदित्य, जो हमेशा से मेरे प्यार में पागल रहा, अचानक क्यों उसके आकर्षक में बंध गया? मेरा आकर्षण कम तो नहीं हुआ है। जानती हूँ कि रितिका मुझसे कई ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा चुलबुली है, और पुरुष चाहे वह उसकी बेस्ट फ्रेंड का पति ही क्यों ना हो, उसके सामने अदाएं दिखाने से भी गुरेज नहीं करती है। गलती तो मेरी ही थी, क्यों रहने दिया उसे अपने घर में। बस 2 दिन के लिए काम से आई हूँ, तेरे होते हुए होटल में रुकूं तुझे अच्छा लगेगा क्या? मेरे तो मना करने का सवाल ही नहीं था। आदित्य के पास तो इतना समय होता ही नहीं कि इन सब बातों पर ध्यान दे। लेकिन डिनर पर रितिका ने खाने के साथ साथ उसकी लच्छेदार बातें भी आदित्य ने चटकारे लेकर सुनी। अगले दिन भी वह समय से पहले आ गया। सोचा कहीं तुम्हारी सहेली को बुरा ना लगे कि तुम्हारे पति ने उसकी आवभगत नहीं की। मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए कहा था आदित्य ने। पर मैं मूर्ख थी जो यह सोचकर पति पर वारी वारी जा रही थी कि कितना अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति है। समझी ही नहीं कि वह तो रितिका के मोह में उलझ रहा है, और वह भी चाशनी में लपेट कर किस्से सुनाती रहती। 2 दिन माहौल बहुत अच्छा रहा, फिर सन्नाटा छा गया। मैं सारा दिन घर में अकेली और आदित्य का काम करने में व्यस्त रहना। 15 दिन बीते थे कि रितिका फिर वापस आ गई। इस बार हफ्ते के लिए आई हूँ। पिछली बार तुझे बहुत शिकवा हो रहा था ना कि मैं केवल 2 दिन के लिए ही रुकी थी। अब जी भर कर मस्ती करेंगे। मैंने गले लगाकर उसका स्वागत किया। आदित्य के चेहरे पर प्रसन्नता के जो अनार चमचमाए, उन्हें देखकर भी अनजान बनी रही। पति और सहेली के बारे में गलत सोचूं, इतनी बुरी नहीं मैं। बेशक नौकरी पेशा नहीं, लेकिन पढ़ी लिखी हूँ। इतनी संकीर्ण सोच नहीं रखती। इस बार 1 हफ्ता था तो आदित्य और रितिका की दोस्ती थोड़ी ज़्यादा हो गई। दोनों औपचारिकता छोड़कर खुलकर हंसी मजाक करने लगे। मेरे सामने जो पहले एक तकल्लुफ़ रखा गया था, वह अब नहीं था। ऐसे दोनों बातें करते मानो रितिका मेरी सहेली ना होकर आदित्य की कोई पुरानी दोस्त हो। अच्छा है, पति का मेरी सहेली के घर आने पर एतराज़ ना करना। मैंने अपने दिल को साफ करते हुए यही सोचा। लेकिन धीरे धीरे जब रितिका का आना बढ़ता गया और आदित्य का उसके शहर में जाना भी, तो मेरे अंदर की ईर्ष्यालु स्त्री को तो बाहर निकलना ही था। ईर्ष्या करना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ साथ
क्रोध मेरे अंदर फूट रहा था, जिसे मैं बामुश्किल बाहर आने से रोक रही थी। उनका इश्क खुलकर मेरे सामने था, मेरी आंखों के सामने इशारे करते रहना। आदित्य का किसी न किसी बहाने वह हाथ पकड़ लेती या यूं ही चलते फिरते उसके गालों पर चींटी काट देती। रितिका, कुछ ज़्यादा ही तेरा काम नहीं रहने लगा है हमारे शहर? तो मैंने कटुता से पूछ लिया था। वह बेशर्मी से हंसी थी। यार, दिल आ गया है तेरे शहर पर, और तुझे तो खुश होना चाहिए इस बात पर। से माधवी तो ठीक है, अब से होटल में रहना। दिल किस पर आया है मैं बखूबी जानती हूँ, मुझे वार करना ही पड़ा था। वंडरफुल। चल, अब छिप छिप कर प्यार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ रुकूं या नहीं, इस बारे में आदित्य से अवश्य पूछ लेना। उसकी बेबाकी तड़पा गई थी मुझे। मन हुआ था कि अभी उसके बाल खींचकर किसी फिल्म की खलनायिका की तरह उसे दरवाजे तक घसीटते हुए ले जाऊं और शालीनता को छोड़कर उसके मुंह पर थूक दूं। लेकिन तभी आदित्य आ गया। तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो, जब चाहे यहाँ आ सकती हो। हम मेहमानों का स्वागत और सत्कार दोनों ही बखूबी करना जानते हैं। क्यों, ठीक है ना माधवी? एक बार शर्म का पर्दा उठ जाए तो खुलेआम रासलीला चलने लगती है। आदित्य की बात सुन मैं भीतर ही भीतर फुफकार उठी थी, पर मुस्कुराते हुए सहमति दे दी थी। जानती थी कि शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, कोई पुख्ता उपाय सोचना होगा इस प्रेम लीला को ख़त्म करने का। कोई तोड़ तलाशना होगा। एक बार प्रेस वाली ने बताया था कि कैसे उसने अपने पति को काबू में किया था। पीर बाबा ऐसा नुस्खा देते हैं कि सब चुटकियों में ठीक हो जाता है। वही नुस्खा अपने हाथ में पकड़े ताबीज के अंदर एक पुड़िया में बंद था। विश्वास नहीं करोगी तो परिणाम नहीं मिलेगा। पीर बाबा ने चेताया था, इसे रात को उस स्त्री के खाने में डाल देना और किसी तरह से ताबीज उसके हाथ पर बांध देना। अगर हाथ पर भी ना बांध सको तो उसके सामान पर बांध देना या उसके कपड़ों के अंदर रख देना। अपने आप तुम्हारे पति का पीछा छोड़ देगी। मिला दी मैंने वह पुड़िया में बंधी राख रितिका के खाने में, और ताबीज उसकी साड़ी की तह के बीच में रख दिया था। होटल में उसका इवेंट था, वहीं से खा पीकर रात को लौटी थी। मैंने बहुत आग्रह से उसे खीर खिलाई। सुबह तक उल्टियाँ होती रही, फिर एकदम निर्जीव सी हो गई। शरीर में जान ही नहीं रही। फूड पॉइजनिंग हुई है। इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि बाकी अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया है। बहुत रेयर केस है। आमतौर पर फूड पॉइजनिंग में ऐसा होता नहीं है, लेकिन लगता है इन्होंने कुछ बासी चीज़ खा ली है या कुछ ऐसा जो इन्हें सूट नहीं किया। बचना नामुमकिन है। इन्हें फैटी लीवर की समस्या तो है, वह भी लास्ट स्टेज वाला फैटी लीवर। खाने पीने पर कोई नियंत्रण नहीं इनका, बहुत चटोरी है। आदित्य ने डॉक्टर को बताया तो हैरानी से डॉक्टर ने तो उसे देखा ही मैं भी अवाक रह गई। मुझसे ज़्यादा रितिका के बारे में आदित्य को जानकारी रहने लगी थी। डॉक्टर की सारी कोशिशें व्यर्थ गई। मैंने इस परिणाम की कल्पना नहीं की थी और पक्के तौर पर यह भी नहीं सोच पा रही थी कि ऐसा राह की वजह से हुआ था या उसने ही कुछ गलत खा लिया था होटल में। पर आदित्य के चेहरे पर छाए शोक को देखकर राहत महसूस हुई। मैंने जाकर उसके कंधे थपथपाए तो वह सीने से लिपट गया। मुझे माफ़ कर सकोगी ना? बह गया था मैं। मेरे भीतर की स्त्री मुस्कुरा रही थी।
साम दाम दंड भेद, मेरा पति मेरा है।